जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को देखने जा रहे हैं। यानी कि जो भी साथियों आपके पूरे मॉडल पेपर, जो भी आपके साथियों सिलेबस है, उस सिलेबस पर आधारित ये पूरा मॉडल पेपर है। मेरा मानना है साथियों कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रियल अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो बहुत तेजी के साथ साथियों सबसे पहले 25 सवाल हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के। मैं कहता हूं साथियों कि अगर ऐसे ही जीएस के आपके सामने 25 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका स्कोर कितना रहना चाहिए। मेरा मानना है साथियों अगर आपका स्कोर 12 से 13 का रहता है तो ये समझ लीजिए बहुत बेस्ट आपका स्कोर रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो 25 में से 12 से 13 सवाल करेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के भी देखेंगे और साथियों मैथ के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके शपथ कौन दिलाता है, मुझे बताइए। तो देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है ना ये उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात करें साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ही भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए येन कहां की मुद्रा है, देखिए येन बहुत पूछी जाती है कि कहां की मुद्रा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जापान की मुद्रा है आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, मुझे बताइए। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी साथियों क्या है, ताशकंद है। क्या है साथियों, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में साथियों आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों, केरल में स्थित है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस घराने को रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है, तो किस घराने को, मैं कहूंगा किराना घराने को किस नाम से जाना जाता है, रंगीला घराने के नाम से जाना जाता है किराना घराने को। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है, तो बनारस घराने से साथियों कौन संबंधित है, सिद्धेश्वरी देवी इनका नाम है और सिद्धेश्वरी देवी ही साथियों बनारस घराने से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें साथियों कहां पर है, तो मां से मीनाक्षी मंदिर और मां से मदुरै, यानी कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, मदुरै में है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि कृष्णाटम किस राज्य का एक नृत्य है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि अगर किसी के अंत में, किसी भी नृत्य के अंत में अगर अट्टम आ जाता है तो वो हमेशा कहां का नृत्य होगा, वो हमेशा केरल का नृत्य होगा। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यानी कि मारूनी नृत्य साथियों कहां पर किया जाता है, तो ये सिक्किम में किया जाता है। कहां पर साथियों, सिक्किम में किया जाता है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कहां पर गाया गया और कब गाया गया, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। बताइए साथियों फटाफट आंसर क्या होगा। देखिए गीत वंदे मातरम ये सबसे पहले कहां पर गाया गया, तो कलकत्ता में। कब गाया गया, तो 1896 में गाया गया, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने साथियों शेर दिखाई देते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया, सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। सवाना घास के मैदान साथियों कहां पर पाए जाते हैं, तो सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं साथियों, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अनुच्छेद का नाम है साथियों 57 अनुच्छेद, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो पुनः निर्वाचन की योग्यताएं हैं ये अनुच्छेद 57 में साथियों लिखी हुई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो किस अनुच्छेद की बात की गई है साथियों, अनुच्छेद 19 की बात की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है साथियों प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। अगर बात करते हैं साथियों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं रानीखेत की, तो रानीखेत की ऊंचाई साथियों अधिकतम है। अगला सवाल है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, यह सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथियों जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ मुझे मोटिवेट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं साथियों आपके लिए और इसी प्रकार की वीडियोस तैयार कर सकूं। एग्जाम से पहले आपके लिए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करूं जो आपको आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिले, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए साथियों हर संभव प्रयास कर रहा हूं जो मेरे से हो सकता है। उन्हें चैनल पर अभी जो लोग नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब साथियों जो क्लासेस आपको दी जाएंगी, जो भी आपका साथियों एनालिसिस होगा, वो समझ लीजिए वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब यहां पर अगर
अगर बात करते हैं साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है, तो पाक जल संधि है। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, मुझे बताइए। तो पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है? मदुरै की अगर बात करें साथियों तो मदुरै को ही पूर्व का एथेंस कहा जाता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 25% की बढ़ोतरी की है। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है साथियों? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया गया है। यह क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए कि किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर तो तुर्की में खोजा गया। कहां पर खोजा गया है साथियों? तुर्की में खोजा गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो किसे साथियों शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? इनका नाम है वर्नोन डेसमंडकिन, और इनको ही साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है? तो किसने की है साथियों? नई दिल्ली ने की है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर पूरे इंग्लिश के कितने क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं इंग्लिश के साथियों। देखिए आपके एग्जाम में भी पूरे जीएस प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके सामने 25 सवाल आएंगे। तो जैसे साथियों आपके सामने 25 सवाल खुलेंगे आपके एग्जाम में, तो वैसे साथियों उसी प्रकार के वैसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देखकर एग्जाम में देने जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको ये बताना है कि कमेटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही तरीके से कहां पर लिखी हुई है, मुझे बताइए। देखिए कमेटी की अगर बात करें साथियों, कमेटी की स्पेलिंग क्या होना चाहिए? COMMITTEE होना चाहिए, और ऐसी कहां पर लिखी हुई है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेटी का मतलब क्या होता है? कोई समिति, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है साथियों एंटोनिम, किस वर्ड का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है साथियों? प्रोग्रेस का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है भाई? कहते नहीं भाई तुम तो प्रोग्रेस कर रहे हो, यानी कि तुम तरक्की कर रहे हो। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मैं कहूंगा साथियों रिवाइज होगा। क्या होगा? रिवाइज का मतलब तो दोहराना होता है, ये थोड़ी ना इसका साथियों सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब क्या होता है? डेक्लाइन का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो रही है, यानी कि किसी चीज का पतन हो रहा है। अरे कोई तरक्की कर रहा है तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन कह दो तुम्हारा तो पतन हो रहा है तो वो नाराज हो जाएगा। तो मैं कहूंगा प्रोग्रेस का जो एंटोनिम होगा वो डेक्लाइन होगा। डेक्लाइन होगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, देखिए अब आपको ईडीएम बताना है। ईडीएम का मीनिंग टू एम फॉर द स्टार्स, ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब आपसे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है, मुझे बताइए। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए टू एम फॉर द स्टार्स का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि आपने बड़ा लक्ष्य बनाया है, आपने क्या लक्ष्य बनाया है साथियों? आपने कुछ बड़ा लक्ष्य बनाया है, यानी कि बड़ा लक्ष्य बनाने को ही क्या कहा जाता है? टू एम फॉर द स्टार्स कहा जाता है। तो आपको मतलब पता चल गया टू एम फॉर द स्टार्स का मतलब क्या होता है? बड़ा लक्ष्य बनाना। तो आपको बताने कि कहां पर लिखा हुआ है बड़ा लक्ष्य बनाना। टू सेट हाई गोल्स, ये होगा बड़ा लक्ष्य बनाना। टू बी डिजी नहीं, टू गो टू इनटू स्पेस नहीं, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा टू सेट हाई गोल्स, यानी कि बड़ा लक्ष्य बनाना। ये क्या हो जाएगा? टू एम फॉर द स्टार्स का अर्थ हो जाएगा टू सेट हाई गोल्स, जिनका भी आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अब आपको बताना है फिर से साथियों एक इडियम का अर्थ, यानी कि टू गो टू डू द डिशेस। आप लोग को बताना है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए टू डू द डिशेस का मतलब पता क्या होता है साथियों? बर्तन साफ करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों बर्तन साफ करना। अब आपको ऑप्शन में से देखकर बताने कि ये कहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में बर्तन साफ करना। टू मेक ए ग्रेट एफर्ट, इसका मतलब होगा बर्तन साफ करना नहीं। टू वॉश एंड ड्राई डिशेस, ये होगा साथियों, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा टू वॉश एंड ड्राई डिशेस। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपको यहां पर अगर बात करें साथियों सेगमेंट आपके सामने, जैसे कि आई वाज सेगमेंट, अपसेट बिकॉज सेगमेंट आ गया, माय मदर वाज सेगमेंट आ गया, एक अलग, यानी कि 4 सेगमेंट है। आपको बताना है 4 में से कहां पर ग्रामेटिकल एरर है, मुझे बताइए। देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए आई वाज अपसेट बिकॉज माई मदर वाज एंग्री ऑन मी। अब देखिए एंग्री ऑन की जगह पर विद आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? विद आना चाहिए, यानी कि एंग्री ऑन मी की जगह में क्या है? दिक्कत है, यहीं पर ग्रामेटिकल एरर है, और यहां पर आना क्या चाहिए साथियों? एंग्री विद मी होना चाहिए था। खैर अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, खाली जगह में आपको बताने कौन सा वर्ड आएगा। देखिए ही इज ए, क्या ही इज ए एक तरीके से फ्रेगाइल रीडर ऑफ मिस्ट्री बुक्स, या एविड, या अलर्ट, या साथियों एगाइल। क्या होगा यहां पर बिल्कुल सही जवाब, मुझे बताइए। देखिए फ्रेगाइल की अगर बात करते हैं तो फ्रेगाइल का मतलब होता है नाजुक, यहां पर नाजुक वर्ड थोड़ी ना आएगा। एविड की अगर बात करते हैं साथियों, एविड का मतलब होता है उत्सुक, किसी काम को करने का कोई उत्सुक होता है ना, तो उसको कहते हैं। अलर्ट का मतलब क्या होता है साथियों? सावधान होता है, भैया अलर्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये भी नहीं आना चाहिए। एगिल की अगर बात करते हैं साथियों फुर्तीला, जैसे कि आप हो,
ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर एविड आना चाहिए। क्यों एविड आना चाहिए? ही इज ए एविड रीडर ऑफ मिस्ट्री बुक्स, ठीक है ना। तो आंसर कहीं ना कहीं आपका बी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा सिक्योर वर्ड का, यानी कि सिक्योर यहां पर एक वर्ड दे रखा है, आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा। सबसे पहले अगर बात करें सिक्योर को क्या मतलब, देखिए सुरक्षित रखना एक तरीके से कह सकते हैं, किसी चीज को सुरक्षित करना एक तरीके से क्या कहलाया जाता है साथियों, उसको सिक्योर करके रखो। तो इसका सिनोनिम क्या इग्नोर हो जाएगा भाई। इग्नोर क्यों होगा? नजरअंदाज क्यों होगा? फॉरगेट होगा, भूल जाना, ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों डिसजॉइन भी नहीं होगा, यानी कि अलग कर देना, या जॉइन का मतलब होता है साथियों मतलब मिलाना एक तरीके से, डिसजॉइन का मतलब जुदा करना हम लोग कह सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट का मतलब भी होता है साथियों सुरक्षित करना। तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए अभी हम लोग साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए साथियों रीजनिंग और मैथ ये आपकी क्वालिफाई है। क्या है साथियों? क्वालिफाई है। सिलेक्शन का पूरा दारोमदार जीएस प्लस करंट अफेयर और उसके अलावा इंग्लिश पर ही साथियों डिपेंड करता है। चलिए अब अगर बात करते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो जिन लोगों ने भी साथियों चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि गलत वर्ड यहां पर कहां पर है। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल इसकी इंग्लिश सही है, ऑडियंस भी यहां पर सही लिखा हुआ है। कंपलसरी की जब हम बात करते हैं ना साथियों, देखिए COMPUL यहां तक तो सही है, लेकिन SO यानी कि ई की जगह पर O आना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों तो मैं कहूंगा यहां पर आपकी दिक्कत है। सही क्या होगा? सही भी साथियों मैंने आपको बता दिया, और पोटेंशियल की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। अगला सवाल देखिए यहां पर आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि लिखा हुआ है ए लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट। तो आपको यहां पर यह बताना है कि इस वन वर्ड को साथियों एक वन वर्ड में कैसे कह सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए अगर बात करते हैं ए लाइन एट विच द अर्थ इज सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट, तो यहां पर साथियों पता क्या होगा? हॉरिजन होगा। हॉरिजन का मतलब होता है साथियों क्षैतिज, और यहां पर क्षैतिज की ही बात की गई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि वियर एंड टियर। वियर एंड टियर ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें वियर एंड टियर का मतलब आखिर क्या होता है, तो वियर एंड टियर का मतलब होता है साथियों टूटना फूटना। क्या इसका मतलब होता है? टूटना फूटना मतलब होता है, तो मैं कहूंगा डैमेज्ड कॉज्ड बाय यूज ये होगा। रिपेयर टू बी, रिपेयर आ गया नहीं होगा। रिफ्यूज टू यूज बिकॉज ऑफ रिपेयर भी नहीं होगा। डिस्ट्रॉय आफ्टर यूजिंग ये भी नहीं होगा। डैमेज का मतलब क्या भाई? टूट फूट आ गई, वो खराब हो गया, उसमें दिक्कत आ गई। तो मैं कहूंगा वियर एंड टियर का अर्थ क्या हो जाएगा? डैमेज कॉज्ड बाय यूज हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको असिस्ट का बताना है कि आखिर सिनोनिम क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि असिस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा वर्ड असिस्टेंट, असिस्टेंट जो आपकी मदद करता है, जो आपकी सहायता करता है, तो कहीं ना कहीं असिस्ट का मतलब भी हो जाएगा साथियों सहायता। क्या हो जाएगा? सहायता हो जाएगा। सिनोनिम पूछा है, अब आपको बताएं इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है सहायता करना। देखिए चेक का मतलब क्या होता है भाई? चेक करना, उसकी जांच करना, ठीक है ना। डिले का मतलब आप सभी को पता है कि देर हो जाना, ठीक है। पार्डन की अगर बात करते हैं साथियों माफी मांगना कहते हैं, लेकिन एड की अगर बात करें साथियों इसका मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। तो मैं कहूंगा सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, और ये क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब आपको बताना है साथियों सिनोनिम क्या होगा स्पर्म का, यानी कि स्पर्म की अगर बात करते हैं साथियों स्पर्म का सिनोनिम क्या होगा? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्म का मतलब होता है साथियों क्या? किसी चीज की, मान लीजिए किसी की बेइज्जती हो जाती है, किसी का तिरस्कार हो जाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं भाई स्पर्म। अब आपको बताना है कि तिरस्कार यहां पर किसका यहां पर लिखा हुआ है, तिरस्कार कहां पर लिखा हुआ है। देखिए इंक्लूड की अगर बात करें तो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो ये तो होगा नहीं इसका सिनोनिम। डिस्पाइस की जब हम बात करते हैं साथियों, डिस्पाइस की अगर बात करें या उसके अलावा गॉसिप की बात करें, गॉसिप का मतलब गपशप होता है, गपशप करना, ठीक है। और एडमायर की अगर बात करते हैं साथियों, एडमायर का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो ये तो तिरस्कार लिखा हुआ है। मैं कहूंगा डिस्पाइस का मतलब क्या होता है? डिस्पाइस का मतलब भी साथियों तिरस्कार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका स्पर्म का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पाइस हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें साथियों कुछ नहीं आपको करना है, ट्रीज क्लीन एंड एयर एंड रिमूव पॉल्यूटेड गैसेस। तो आपकी अगर बात करें साथियों क्लीन इन एयर, क्लीन इन एयर की जगह पर क्या आएगा? बस आपको इतनी सी बात बताना है। अगर क्लीन इन एयर बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी आंसर हो। चलिए देखिए क्लीन द एयर होना चाहिए, ट्रीज क्लीन द एयर एंड रिमूव पॉल्यूटेड गैसेस। तो आपका क्लीन द एयर यहां पर आना चाहिए, क्लीन इन एयर यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अब आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है। देखिए और मुझे बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखिए
यहां पर अगर बात करें ओवर अलग, रिएक्ट अलग, तो ओवर रिएक्ट तो साथियों बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है। डिसओबीडिएंट की बात करें, देखिए डिसओबीडिएंट की स्पेलिंग ऐसे नहीं होगी। डिसओबीडिएंट का मतलब क्या होता है? ओबीडिएंट का मतलब होता है कोई अगर आपकी बात मान रहा है, ठीक है, लेकिन अगर जो आपकी बात नहीं मान रहा है उसको डिसओबीडिएंट कह सकते हैं। तो डिसओबीडिएंट की स्पेलिंग DISOBE हो गया। उसके अलावा साथियों DIENT, ये ए जो है ना, ये ए एक्स्ट्रा है। तो मैं कहूंगा किस वर्ड में दिक्कत है, इनकरेक्ट कौन सा वर्ड है? ऑप्शन नंबर बी वाला है, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। डिसअप्रूव का मतलब साथियों रिजेक्ट करना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं कहूंगा इसकी भी सही है, और ये लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। टैगोर वाज ए पोएट एज वेल ए पैट्रियट। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए साथियों, एक सेगमेंट ये है, एक ये वाला है, और एक साथियों वाला। आपको बताने के कहां पर किस सेगमेंट में साथियों दिक्कत आपको लग रही है, गलती आपको दिख रही है। टैगोर वाज ए पोएट एज वेल एज, देखिए एज वेल एज होना चाहिए, ठीक है, एज वेल एज होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? ऑप्शन नंबर, यानी कि एज वेल में है, तो दिक्कत यहां पर है, तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज्ड टू डिस्क्लोज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब डिस्क्लोज आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट आना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट आना चाहिए, डिस्कवर आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए डिस्कवर की अगर बात करते हैं, डिस्कवर का मतलब होता है साथियों खोजना, ये आप भी जानते हैं। और डिस्ट्रैक्ट की अगर बात करें साथियों, मतलब अपने ट्रैक से हट जाना, डिस्ट्रैक्ट मतलब। और डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या हो जाएगा साथियों? कोई चीज बांटना, क्या? कोई चीज बांटना, ठीक है, वितरित करना। डिस्क्लोज की अगर बात करते हैं, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है साथियों? किसी का रहस्य खोल देना, यानी कि खुलासा कर देना। तो यहां पर क्या आना चाहिए? द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज्ड टू डिस्क्लोज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो डिस्क्लोज यहां पर आना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, लिखा हुआ है इन द जंगल ही सॉ ए ग्रोव ऑफ वॉल्व्स। अब यहां पर वॉल्व्स की अगर बात करें, वॉल्व्स का मतलब क्या होता है साथियों? भेड़ हम लोग कह सकते हैं। वॉल्व का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? भेड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ग्रोव ऑफ वेल्स, यानी कि उसने भेड़ियों का समूह देखा। अब भेड़ियों के समूह को क्या कहेंगे? ग्रोव ऑफ वॉल्व्स कहेंगे, पैक ऑफ वॉल्व्स कहेंगे, बंच ऑफ वॉल्व्स कहेंगे, या हर्ड ऑफ वॉल्व्स कहेंगे? तो मैं कहूंगा साथियों पैक ऑफ वॉल्व्स कहते हैं भेड़ियों के समूह को, या भेड़ियों के झुंड को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों एंटोनिम आपको बताना है किस वर्ड का? डिपोजिट वर्ड का। तो डिपोजिट वर्ड की अगर बात करें, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखिए डिपोजिट, आप पैसा डिपोजिट करते हैं बैंक में, तो जमा करना कहलाया जाता है। जमा करना, तो पैसा निकालने को क्या कहा जाता है? क्या पैसा निकालने को क्या कहा जाता है साथियों? आप भी जानते हैं, विड्रॉ कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। क्या साथियों? ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसका मतलब क्या होगा मुझे बताइए। देखिए यानी कि लोगों के समूह को क्या कहा जाएगा? लोगों के समूह को प्रीड कहा जाएगा? प्रीड कहा जाएगा नहीं साथियों। उसके बाद हर्ड भी नहीं कह सकते साथियों, हॉर्ड कहा जाएगा। यानी कि लोगों के समूह को, लार्ज ग्रुप, एक बड़ा समूह है लोगों का, इसको हॉर्ड कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ट आपको बताना है, कहां पर दिक्कत है, किस ऑप्शन में दिक्कत है। देखिए कोलाइड की बात करें, कोलाइड का मतलब क्या होता है साथियों? एक तरीके से टकरना, एक तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पर टकराना भी कहते हैं, कहीं पर टकराना भी कहते हैं। तो कोलाइड का मतलब जेलस की, देखिए जेलस की स्पेलिंग ऐसे थोड़ी ना लिखी जाएगी। जेलस की स्पेलिंग क्या होती है साथियों? JEALOUS होती है। क्या? JEALOUS होती है। जेलस का मतलब क्या होता है? जलना, ईर्ष्या करना। उसके अलावा यहां पर इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी भी सही है साथियों। मैं कहूंगा दिक्कत किस ऑप्शन में थी? ऑप्शन नंबर बी में थी, इसलिए सही जवाब आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताने, क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ए मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिसीज, यानी कि जो बच्चों का एक तरीके से जो मेडिकल लाइन में एक्सपर्ट होता है, या हम कह सकते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है चिल्ड्रन और उसकी बीमारियों के मामले में, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए। उसको क्या साथियों फिजिशियन कहते हैं? नहीं। उसको क्या साथियों कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं? नहीं। उसको साथियों क्या यहां पर साथियों नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं? नहीं साथियों। उसको पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहां पर कट नहीं सही बनना चाहिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि साथियों अगर बात करें नेफ्रोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है जो किडनी से संबंधित डॉक्टर होता है। क्या? जो किडनी से संबंधित डॉक्टर होता है। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? जो हृदय से संबंधित, क्या? हृदय से संबंधित डॉक्टर होता है। और फिजिशियन को साथियों चिकित्सक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकित्सक कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब आपको बताना है पास द बटन। पास द बटन की अगर बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है साथियों? किसी दूसरे पर जिम्मेदारी सौंपना, खुद काम ना करना, किसी दूसरे पर जिम्मेदारी सौंप देना, इसको पास द बैटन कहा जाता है। अब आपको बताना है कहां पर ऐसा लिखा हुआ है। शेयर ए रिवार्ड विद समवन नहीं, टेक ए पार्ट इन रिले रेस नहीं साथियों, शिफ्ट रिस्पांसिबिलिटी टू अदर, यानी कि आप रिस्पांसिबिलिटी किसी दूसरे को शिफ्ट कर देना, इसको ही कहा जाता है पास द बटन। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, यानी कि अगर बात करें साथियों एक ऐसा बंदा जो फूलों को, ठीक है ना,
फूलों को अरेंज करता है, उसको बेचता है, उसको क्या कहेंगे? उसको तो फूल वाला कहा जाता है। और फूल वाला को क्या कहा जाता है? फ्लोरिस्ट कहा जाता है। देखिए आप लोग, आपसे कहा जा रहा है साथियों, यहां पर अंडरलाइन की बात करें तो यहां पर है साथियों ट्रांजैक्शन में, आफ्टर ग्रेजुएशन ही फाउंड ए ट्रांजैक्शन जॉब एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन रीजनल ऑफिस। तो आपको बताना है ट्रांजैक्शन की जगह पर क्या आएगा, रेकेटी आएगा या स्टॉलवार्ट आएगा या ऑस्पिशियस आएगा या स्टेबल आएगा? तो क्या आना चाहिए? स्टेबल आना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।